शहजाद, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं खित्ते में एक के बाद एक मुल्क, वहाँ पर नौजवानों की अपराइजिंग ख़ास तौर पर हो रही है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये तशवीशनाक है या क्या ये मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए? ऑल्सो जब ये कहा जाता है कि मौका परस्तों ने हाईजैक कर लिया इस तहरीक को, तो ये उनसर भी इसमें कितना अहम है फिर? बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत सारे सवाल आपने किए। कोशिश करते हैं इसका बारी बारी जवाब देने की। देखें, एक तो इन तमाम ममालिक में जहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में आपने ये अपराइजिंग देखी है, इसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ये कि यहाँ पे कोई प्रॉपर एक पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम हमने कंसिस्टेंटली देखा नहीं है। दूसरा, जो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मसाइल है वो भी इनमें देखने में आए, जिसमें गुर्बत भी है, जिसमें पुअर गवर्नेंस है, करप्शन के इशूज हैं, नेपोटिज्म है, अशराफिया और रूलिंग एलीट का एक डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ, वो भी यहाँ पे बड़े वाजे थे। हमने ये भी देखा है कि इन ममालिक में लंबे अरसे तक या तो कोई ऑटोक्रेटिक लीडर्स रहे हैं, यानी कि आमराना तर्ज की सियासत रही है, लीडर्स रहे हैं, या फिर लंबे अरसे तक बादशाहत रही है, जिसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। आपने जेन-ज़ी की बात की, पहले मैं जरा उसको एड्रेस कर लूँ, फिर इस मामले पे भी आता हूँ। मेरे ख्याल से एक सबक तो ये सीखने की भी जरूरत है कि जेन-ज़ी और इसके बाद जेन अल्फा ये आ रही है, इनके लिए ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। कुछ मोटे मोटे मसाइल तो मैंने आपको गिनवाए जो कि डेकेड से वहां पे चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ये नौजवान नस्ल जो है ये क्यों आकर जो है स्टेट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, हुकूमतों के खिलाफ खड़ी हो जाती है? क्योंकि हमारे दौर पे जैसे हम बात करते हैं कि जलसा करना या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना वो हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। इसीलिए इस वक्त जो क़यादत है उनको ये समझना चाहिए कि जेन-ज़ी, जेन अल्फा के लिए जो कम्युनिटी है वो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया ये है, ये एक रियलिटी है। अगर आप इसको फेस नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आप बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इंटरनेट बंद कर दें, ये सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दें। मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिनके घरों में है यंग जनरेशन, यंग बच्चे, वो शायद इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि इन बच्चों के लिए सही या गलत, बट ये लिटरली सांस लेने जैसा है। जब आप इंटरनेट बंद कर दें, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें, इनका सांस रुक जाता है। तो अगर इनको आप इस घुटन के माहौल में रखेंगे तो शायद जो मसाइल पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो ज्यादा उजागर होंगे और इसके बाद इस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये तो मेरे ख्याल से इस जो भी अभी लीडरशिप है, हमारे यहाँ भी कोई यंग लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन कोई एहसास करने की जरूरत है और अपना एक कनेक्शन की जरूरत है यूथ के साथ कि उनको किस चीज की जरूरत है, उनके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। दूसरा, मैंने नेपाल के जब मैं देख रहा था कि जितने भी मसाइल मैंने गिराए, चाहे गुर्बत हो, चाहे गवर्नेंस सिस्टम हो, चाहे करप्शन हो, उसको हल करने के लिए वही फॉर्मूला है जो अक्सर पाकिस्तान में भी देखा जाता है कि चेहरे बदल दो तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो सिस्टम्स को बेहतर किया है, ना अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया है जो कि डेमोक्रेसी चलाने के लिए जरूरी होते हैं। पाकिस्तान में भी इसकी हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। और ये सिर्फ जब मोनार्की खत्म हुई 2008 में नेपाल में, उसके बाद का सिलसिला नहीं। उसके बाद तो कहते हैं ना कि 17 सालों में कोई 13 हुकूमतें बदल गई, लेकिन अगर उससे पहले भी आप जाके देखें तो वहां पे कोई एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम रहा नहीं है। उसमें फ्रीक्वेंटली तब्दीली होती रही है। तो बजाय इसके कि वो फोकस इस पे करते कि एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होता, उसको फॉलो करते, उसमें फिर जो भी हुकूमत आती वो तसलसल से हुकूमत करती, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करती, ये सिलसिला हमने ना 2008 के बाद देखा ना उससे पहले देखा। मैं देख रहा था कि 19वीं सदी में शाह डायनेस्टी ने लंबे अरसे तक बादशाहत की, फिर राणा डायनेस्टी आई, उसने एक लंबे अरसे तक बादशाहत की, फिर जब 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसका एक इन्फ्लुएंस था नेपाल पर भी, और वहां पे जो ये सारा मुनाफी सिस्टम था उसको एक फुल स्टॉप लग गया, एक एंड लग गया 1950s में ही, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस उन्होंने लिया था पाकिस्तान के और इंडिया के जो पार्टीशन थे उससे। तो वहां पे जब मूवमेंट हुई तो वो 1950-51 में जो मोनार्की सिस्टम था उसका वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ वो आगे बढ़े थे, जिसको आज भी वो अपना रेवोल्यूशन डे मनाते हैं उस पर ही। लेकिन क्या हुआ कि 1960 में फिर जो वहां के बादशाह थे, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स उस वक्त भी थे, उन्होंने जो है हुकूमत का तख्ता पलट दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, और फिर 30 साल उनका एक पंचायत सिस्टम रहा जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। फिर 90 में जाके एक और मूवमेंट आती है, वो पंचायत सिस्टम खत्म होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, लेकिन फिर भी कोई सिस्टम वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। फिर फाइनली 2006 में एक और पीपल मूवमेंट स्टार्ट होती है वहां पे, जिसमें पुरतशद्दुद वाकयात होते हैं, और फिर जाके 2008 में मोनार्की सिस्टम खत्म होता है, फिर डेमोक्रेसी आती है। तो बताने का मकसद ये है कि कोई एक गवर्नेंस सिस्टम वो फॉलो नहीं कर सके। और उसके बाद भी जब ये हुकूमतें आई
फेस चेंज होते रहे, ना जिनके जुडिशरी मजबूत हुई, वही मैं कहूंगा दोबारा कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री या पाकिस्तान जैसे मसाइल, ना जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो सके, बल्कि उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा रहे। तो जब इदारे मजबूत नहीं होंगे, शक्लें बदलती रहेंगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इवन अभी आपने सिर्फ इस साउथ एशिया की आपने ये कुछ ममालिक की मिसाल दी है। आप जो अरब स्प्रिंग था वहां पे भी अगर आप देखें, जहां पे यूथ ने या लोगों के प्रेशर की वजह से हुकूमत ने बदली, फायदा तो किसी और ने उठा लिया ना। इजिप्ट में सीसी आ गए, यहाँ पर भी बांग्लादेश में आप देखें ये सारी मूवमेंट जो थी वो यूथ ने स्टार्ट की थी, लेकिन इवेंचुअली जो उनके एडहॉक इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट हैं वो 85 साल के डॉक्टर यूनुस हैं। मतलब क्रेडिबल हैं और लोगों में उनकी एक पॉपुलैरिटी थी, लोग चाहते थे वो आए, लेकिन फिर भी कोई नई जनरेशन से नहीं आया वहां पर। हाँ, तो ये खला जब होता है तो वहां पे खला तो वही पुर करेगा जो उस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। अभी भी ऐसा लगता है, नेपाल में मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं उनका सियासत का, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पे एक पावर है फौज के पास, और जो इनखला है उसको पुर करने में फौज वहां पे बड़ा काम करेगी। तो जब इस तरह इनखला पुर होगा तो मुझे नहीं लगता कि जो एक काम है डेमोक्रेसी में आपके इदारों को मजबूत करें वो मुकम्मल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम ममालिक में देखें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो हम हमेशा बात करते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत होना चाहिए, जुडिशरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे नहीं होना चाहिए, आपके दूसरे इदारे ब्यूरोक्रेसी समेत कोई सियासी जमात के वर्कर बन के ना रह जाएं, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो रियासत के लिए काम करें, किसी गवर्नमेंट के लिए काम ना करें। ये जब तक नहीं होगा जमहूरियतें कमजोर रहेंगी। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास जो स्टेट में हमारी फौज बहुत ज्यादा ताकतवर है कंपेयर टू दीज कंट्रीज, तो शायद यहाँ पे आप वो इनकलाब वाली सिचुएशन नहीं देखते। या पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी एक इशू पे हम यूनाइट नहीं हो सकते। तो शायद यहाँ पे मैं वो वाले हालात को नहीं देख रहा अनकरीब के कोई यहाँ पे रेवोल्यूशन हो या खूनी पुरतशद्दुद वाकयात हो, क्योंकि हमारे थोड़े से हालात मुख्तलिफ है। बट डेमोक्रेसी ना इन ममालिक में मजबूत हुई है ना पाकिस्तान में मजबूत हुई है। बट यही इस सारी सिचुएशन से जन्म लेता है ना सवाल, सलीम साफ़ी साहब के पास लेके जाते हैं। साफ़ी साहब, अब दो राय इसके ऊपर पाई जा रही है। एक के इस तरह की रेवोल्यूशन की बड़ी ज़रूरत है दुनिया में, बदलते हुए माहौल के साथ, बदलती हुई पॉलिटिकल डायनामिक के साथ। दूसरी ये है, और उस दलील में वजह नज़र आता है कि ये तो जमहूरी निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर कर देती है। आप कौन सी दलील में समझते हैं? देखिए, हर मुल्क के अपने अपने हालात होते हैं, और किसी तरह मसलन अगर अभी नेपाल की मिसाल आप ले लें तो वहाँ पे अगर फ़ौज कंट्रोल संभालती है तो उससे ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि जमहूरियत को मजबूत किया गया, बल्कि उससे जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। लेकिन बाज़ ममालिक पे ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जमहूरियत उसके लिए रास्ता हमवार हो जाता है, जिस तरह के बांग्लादेश में हुआ। तो हर मुल्क के हालात पे मुनहसर है कि वहाँ के इदारे कैसे हैं, वहाँ का समाजी साख्त कैसा है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ कैसी हैं। अलबत्ता ये हम सब को ये दर्स देता है कि इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है उसको माजी की तरह अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। आपने देखा कि इन ममालिक में सालों सालों बादशाहतें रही, लेकिन कोई आवाज़ उसके ख़िलाफ़ नहीं उठा। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पहले नौजवान बहुत महदूद तादाद के लोग होते थे जिनको सियासत से दिलचस्पी होती थी, और वो हुक्मरान क्या कर रहे हैं या पाकिस्तान में अमीर और गरीब की क्या तफरीक है, हमारे इदारों में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों का उनको इल्म नहीं होता था। अब सोशल मीडिया की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से वो इन सब चीज़ों से अवेयर हो गए हैं। आज का नौजवान जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स भी चाहता है, वो सह भी चाहता है, और वो अपने मुल्क में एक मुनसिफाना निज़ाम भी चाहता है। तो पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में भी इसी तरह हो सकता है, लेकिन ये हमें एक दर्स इससे लेना चाहिए कि हमें अपने नौजवानों को मुतमईन करने के लिए कुछ करना चाहिए। सर, और वो क्या हो सकता है, वो कुछ क्या है? वो कुछ यही है कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, हम मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करें, हम यहाँ पे फ़िस्ताई जो क़वानीन हैं उनका ख़ात्मा करें, हम यहाँ पे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंतखब इदारों में समोने की कोशिश करें, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करें, ताकतवर करें, उसमें नौजवानों को आगे आने का मौका मिलता है। 2 नर्सरीज़ हैं नौजवानों की तरबियत की, एक स्टूडेंट्स यूनियन और एक बल्दियाती इदारे।
और पाकिस्तान में हमने उन दोनों का बुरा हशर कर दिया है। इसलिए उन दोनों स्टूडेंट्स यूनियन को भी बहाल करना चाहिए और बल्दियाती इदारों को भी मजबूत और बाइख्तियार बनाना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए न सिर्फ ये कि नौजवानों को निज़ाम में पार्टिसिपेशन का एहसास मिले, बल्कि वो इस तरफ सोचने का भी और बगावत पर आमादा होने का भी ना सोचें। ओके,